जय हिंद दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोग का स्वागत है। कल हम लोग जो है प्रबंध के सिद्धांत चैप्टर शुरुआत किए थे और कल का क्लास बहुत ही छोटा रह गया था, है ना बात। शायद 15 मिनट ही चल पाया था। उसके बाद जो है लाइट का प्रॉब्लम हुआ, थोड़ा सा वीडियो का प्रॉब्लम हुआ, जिसकी वजह से क्लास अचानक ही बीच में बंद करना पड़ा, जो आप लोगों को बहुत बुरा भी लगा कि सर इतना छोटा सा क्लास क्यों चल रहा था। तो कल के क्लास को आज कवर किया जाएगा और इसलिए आज का क्लास हो सकता है पहले के मुकाबला थोड़ा लंबा हो, लेकिन हाँ हम कोशिश करेंगे कि 40 से 45 मिनट में ही कवर कर लें, क्योंकि थ्योरी है। अगर 40-45 मिनट से ज़्यादा ले जाया जाता तो बोरिंग लगने लगता सबको, पढ़ने वाले बच्चों को तो खासकर एकदम बोरिंग लगने लगता है, क्योंकि प्रैक्टिकल में अलग मजा आता है, थ्योरी में थोड़ा बोरिंग हो जाता है ना बात। तो आज हम लोग जो है शुरुआत करेंगे, जो टॉपिक है उसका नाम है प्रबंध के सिद्धांत की आवश्यकताएं अथवा महत्व। इस टॉपिक से शुरुआत करेंगे। तो सारे बच्चे जो आ चुके हैं वो फटाफट क्या करेंगे, वही जो रोज करते हैं, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हम लोगों को लाइव जो व्यू है उसको 100+ ले जाना है। इसके लिए पूरा पुश कीजिए, जितना हो सके उतना कोशिश कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बुलाइए ताकि हम लोग भी 100+ जो है लाइव व्यू लेकर के हम क्लास ले सकें, ठीक है। तो टॉपिक आज का तैयार है, तो सब लोग आप लोग तैयार है तो फटाफट चलिए देखिए कि आवश्यकता और महत्व में क्या क्या है। पहले ये जान लीजिए कि आखिर में ये आवश्यकता या महत्व होता क्या है। आपको पता है सिद्धांत बना है, दुनिया में कोई भी चीज़ बना है तो इसलिए बना है क्योंकि उसकी आवश्यकता थी। अगर किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है तो वो बनना बंद हो जाता है, या फिर अगर वो पहले से बन रहा था या फिर वो निरर्थक हो जाता है, फालतू हो जाता है, कूड़ा हो जाता है ना बात। तो यहाँ पे प्रबंध के सिद्धांत हम जो पढ़ रहे हैं इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसे जो है हमारे व्यवसाय में इसकी सच में आवश्यकता होगी, इसका सच में बहुत बड़ा महत्व होगा, जिसकी वजह से हम लोग को ये पढ़ना पड़ रहा है। तो उन्हीं महत्व, उन्हीं आवश्यकताओं को हम लोग कुछ बिंदुओं के अंदर जो है पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहला है कि हमारा जो है प्रबंधकों के ज्ञान में वृद्धि एकदम होगा ही होगा। हमने कल आपको बताया था कि प्रबंध के सिद्धांत करता क्या, एक मार्गदर्शन का काम करता है, एक दिशा निर्देश का काम करता है। अब आपके पास पहले से कोई मार्गदर्शन हो या दिशा निर्देश हो तो आप बताइए, आपको कहीं पे कुछ काम करना है तो आपके लिए क्या होगा, ज्ञान में वृद्धि होगा कि नहीं। जैसे देखिए अक्सर क्या होता है, पढ़े लिखे माँ बाप के लड़के जो है अगर पढ़ने वाले निकलते हैं तो बहुत तेज होते हैं और लाइफ में जरूर सक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन जो कम पढ़े लिखे माँ बाप के लड़के होते हैं उनको दिशा निर्देश नहीं मिल पाता है, इसलिए बहुत अच्छा टैलेंट होने की वजह से भी उन्हें गाइडेंस ना मिलने की वजह से वो बेचारे पीछे रह जाते हैं। दिमाग से कमजोर नहीं होते हैं, कहाँ से कमजोर होते हैं, उनको गाइडेंस नहीं मिल पाया। तो सेम यही चीज कि हमारा यहाँ पर क्या होगा कि अगर हमें गाइडेंस मिलने लगता है, दिशा निर्देश मिलने लगता है, हमारा मार्गदर्शन होने लगता है तो हम तेज हो जाते हैं। तो सेम उसी तरह प्रबंधक भी, अगर प्रबंधकों के जो है ज्ञान में वृद्धि होगा, अगर वो सिद्धांत लेकर के काम करेंगे, सिद्धांत को पढ़ करके, सिद्धांत को समझ करके उसके हिसाब से अगर अपना प्रबंध करेंगे तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही जबरदस्त वो प्रबंध कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा बात होता है कि निर्णय लेने में सहायक, ये भी बात है। अगर हमारे पास पहले से ही सिद्धांत है जो पूर्वानुमान लगाता है, हमने कल बताया था ना कि सिद्धांत क्या करता है, भविष्य का पूर्वानुमान लगाने लगता है कि आप अगर ये कदम उठाएंगे तो उसका रिजल्ट क्या मिल करके आएगा, कारण और परिणाम, याद है ना, ठीक है। अगर आप दूसरा कदम उठाते हैं तो उसका क्या रिजल्ट बन करके आता है। तो हम क्या करते हैं, हम किसी भी कदम उठाने से पहले हम क्या करते हैं, हम पूर्वानुमान कर लेते हैं कि भैया इसके करने पे ये होता है, उसके करने पे वो होता है। तो इस हिसाब से जो सबसे बढ़िया होता है उस निर्णय पे हम लोग पहुंचते हैं, उसको हम लोग निर्णय लेकर के उसी स्टेप को हम लोग उठाते हैं, ठीक बात समझे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे प्रबंधकों को जो है निर्णय लेने में सहायता मिल जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक हमारा सिद्धांत होता है जिसे हम लोग कहते हैं कि समता का सिद्धांत, ठीक है। समता का सिद्धांत ये बोलता है कि सभी लोग जो है इक्वल व्यवहार करें। जैसे हम जो है समता का सिद्धांत बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। हमारे लिए हर प्रकार का बच्चा, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, हर बच्चा एक ही तरह एक विद्यार्थी है, ठीक है। इसलिए हम ऊंच नीच नहीं करते हैं। इसलिए आज तक हम अपने कभी भी किसी को नहीं बोले कि ये मेरा फेवरेट है, क्योंकि अगर हम किसी को फेवरेट बोलने लगे, ये मेरा फेवरेट स्टूडेंट है, अगर हम ये वर्ड बोलेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, हम उस स्टूडेंट को ज़्यादा मानते हैं। तो दूसरे स्टूडेंट में जो होगा वो भावना आ जाएगा कि सर हमको जो है उस तरह से नहीं मानते हैं, सर उसको ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, हमको नहीं पढ़ाते हैं। ये गलत चीज़ है, ठीक है। समता का सिद्धांत क्या कहता है कि सबको एक जैसा देखो। अगर यही चीज आप अपने व्यवसाय में भी करेंगे, किसी कर्मचारी को खास नहीं मानेंगे, सबको एक जैसा मानेंगे, तो कर्मचारियों में क्या होगा, कर्मचारियों में मित्रता बढ़ेगी। अगर आप खास और जो है कमजोर रखने लगेंगे, किसी को बहुत अच्छा मानेंगे, किसी को खराब मानेंगे, तो ऐसे कंडीशन कर्मचारियों में मित्रता नहीं होगा, बल्कि आपसी दुश्मनी आ जाएगी, ठीक है। और इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से हमारा जो है व्यवसाय वो अच्छा नहीं चल पाएगा। बात समझ रहे हैं। तो इसीलिए हमारा क्या है कि हम लोगों को जो है क्या निर्णय लेना है, निर्णय लेने में सहायता दे रहा है ना कि अगर दो लोग लड़ाई कर रहे हैं तो दोनों लड़ाई को सुलझाने में हम दोनों को एक जैसा सुन करके जो है डिसीजन लेंगे। बात समझे, निर्णय लेने में हम लोग को जो है ये सहायता देगा समता का सिद्धांत, ठीक। नेक्स्ट हमारा बात हो गया कि परिवर्तनों का सामना करने में सहायक। देखिए अगर आपके पास कोई गाइडेंस है
कोई दिशा निर्देश है, कोई सामान्य सिद्धांत आपके पास है, पता है कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे हो सकता है अगर हम ये सब चीज़ें करें, तो इस कंडीशन में आप आत्मविश्वासी भी रहेंगे। आप पहले से बहुत सी चीज़ों को जानेंगे, आपके ज्ञान ज़्यादा रहेगा, तो आपके पास कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा। देखते हैं ना, जो पढ़ा लिखा बहुत ज्ञानी व्यक्ति होता है वो कितने कॉन्फिडेंस में बात करता है, ठीक है, कहीं पे भी जाता है उसको डर नहीं लगता है। लेकिन जो कम पढ़ा लिखा होता है, भले ही उसके पास नॉलेज ज़्यादा हो, मतलब सामाजिक नॉलेज ज़्यादा हो, किताबी ज्ञान कम हो, लेकिन फिर भी उसको देखेंगे कि पढ़े लिखे के सामने उसका आत्मविश्वास कम रहता है, बड़ा बड़ा दब्बू टाइप का रहता है, बड़ा डरपोक तरीके से रहता है ना बात। कारण क्या है? आत्मविश्वास। पढ़े लिखों में आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है ना बात। और इसी वजह से जब जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, आत्मविश्वास होता है, वो व्यक्ति जो है किसी भी प्रकार के परिवर्तन का सामना करने के लिए जो है तैयार रहता है। देखिए, जब लॉकडाउन लगा था तो हम लोगों ऑनलाइन स्टडी की तरफ लोगों ने जो है शिफ्ट किया, क्योंकि स्कूल बंद था लेकिन बच्चों को पढ़ाना था। तो जितने भी बहुत ज़बरदस्त यंग टीचर थे, जो टेक्नोलॉजी प्रेमी थे, जिनको पहले से ज्ञान था मोबाइल का और बाकी सब चीज़ों का, उन्होंने तो चीज़ों को हैंडल कर लिया। लेकिन जो पुराने लोग थे जिनको मोबाइल का उतना नॉलेज नहीं था, उनको कितना ज़्यादा दिक्कत हुआ था, परिवर्तनों का सामना करने में कितना तकलीफ हुआ था। तो यही बात है कि जब आप किसी चीज़ का पहले से ज्ञान रहेगा, आप टेक्नोलॉजी प्रेमी थे वहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या सिद्धांत रखे रहेंगे तो सारा चीज़ आपको पहले से पता रहेगा, आपका आत्मविश्वास ज़्यादा रहेगा, तो किसी प्रकार का कोई भी चेंजेस होगा आप उसको स्वीकार कर लेंगे, कहेंगे ठीक है हम कर सकते हैं, हमें पता है कैसे करना है, हम चलिए हम इसको भी हैंडल कर लेंगे, है ना बात। तो इस प्रकार से हमारा जो है परिवर्तन का सामना करना भी आसान हो जाता है। फिर उसके बाद क्या है? शोध एवं विकास में सहायक। शोध मतलब रिसर्च, ठीक है, और विकास मतलब डेवलपमेंट। अब देखिए, किसी भी चीज़ के शोध करने के लिए आपके पास एक जो है ना सोच या विचार होना चाहिए, ठीक है। किसी भी चीज़ के ऊपर शोध करने के लिए आपके पास कोई सोच या विचार होना चाहिए कि आपको किस चीज़ का रिसर्च करना है ना बात। हमारी संस्था में क्या रिसर्च होता रहता है जनरली कि हम उसे कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे डेवलप करें। तो हमारे पास बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए ना कि कौन सा चीज़ करने पे क्या होता है। तो हमारे पास बेसिक नॉलेज कहाँ से मिल जाता है? प्रबंध के सिद्धांत से। अगर हमारे पास बेसिक नॉलेज होगा तो उसके आधार पर हम लोग शोध अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अगर कुछ पता ही नहीं है तो हम किस चीज़ का रिसर्च करेंगे? पहले तो कुछ पता होना चाहिए, दिमाग में कोई तो बात आना चाहिए जिसके लेकर के रिसर्च करना है, ठीक है। तो उसके में ये सहायता प्रदान करता है, संस्था को आगे बढ़ाने में भी जो है, विकास करने में भी ये सहायता प्रदान करता है। फिर उसके बाद क्या है? प्रशासन की प्रभावशीलता में वृद्धि। देखिए, प्रशासन होते कौन है ये बात याद रखिए। आप लोगों ने प्रबंध के स्तर पढ़ा था ना, तो प्रबंध के स्तर में जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है ना, उसी को प्रशासन कहते हैं, ठीक बात। टॉप लेवल के मैनेजमेंट को बात समझे, उच्च स्तरीय प्रबंध, वही प्रशासन होता है। अब क्योंकि ये प्रबंध का सिद्धांत जो है ये सबके लिए है, चाहे लो लेवल का मैनेजर हो, चाहे मिडिल लेवल का मैनेजर हो, चाहे आपका जो है टॉप लेवल का मैनेजर हो, सबके लिए प्रबंध का सिद्धांत पढ़ते हैं, सब अपने अपने हिसाब से प्रबंध का सिद्धांत लागू करते हैं, ठीक है। अब जब प्रबंध का सिद्धांत लागू होता है, प्रबंध के सिद्धांत के हिसाब से लोग कार्य करते हैं, तो उनके कार्य में प्रभावशीलता आ जाता है ना बात। आप बताइए कौन आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, सैद्धांतिक पुरुष या फिर इसी तरह जैसे मन वैसे काम करने वाले हैं? बताइए कौन ज़्यादा अच्छा लगता है? आप देखेंगे जो वेल मेंटेन्ड होते हैं, एकदम अपने आप को मैनेज करके रखते हैं, सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं, उनके बॉडी लैंग्वेज ही अलग दिखेंगे, उनका जो है पहनावा, उनका रहन सहन, उनका उठने बैठने का तरीका, ये सब बड़ा अट्रैक्ट करेगा। और जो इसी तरह है आवारे लोग, इसी तरह घूम रहे हैं इधर अंडरग्राउंड, हर दिन उनका अलग ही तरीके से निकल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें, आपको वो अच्छा लगेगा कभी नहीं ना। तो प्रभावशाली कौन लगता है? जो वेल मेंटेन्ड होता है, उसका जो है दिनचर्या फिक्स होता है, सब चीज़ पहले से फिक्स होता है। तो भाई प्रबंध का सिद्धांत आपको क्या करता है? प्रबंध का सिद्धांत आपको देता है ना एक तरीका कि कैसे अपने प्रबंध को लेकर के चलना है। तो आप भी एक मैनेज तरीके से चलेंगे, एक व्यवस्थित तरीके से चलेंगे। तो जब व्यवस्थित तरीके से चलेंगे तो आप प्रभावशाली होंगे। तो टॉप लेवल के मैनेजर का जो है काम बड़ा प्रभावशाली तरीके से हो जाता है, ठीक है। नीचे भी सब बढ़िया है, ऊपर ये भी बढ़िया है, सब अच्छे तरीके से बीत रहा है। अब हमारा छठा बात क्या कहता है? छठा पॉइंट कहता है कि हमारा सामाजिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति। बात समझे? मतलब हमारा प्रबंध इसलिए भी जरूरी है, प्रबंध के सिद्धांत हमारा इसलिए भी जरूरी है कि वो सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ति में भी मदद करता है। कैसे इससे सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ति होता है? हम लोग जानते हैं कि प्रबंध के सिद्धांत में एक सिद्धांत है जिसमें होता है उचित पारिश्रमिक के लिए, ठीक है, कि कर्मचारियों को जो है उचित पारिश्रमिक देना आवश्यक है। अब इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि अगर कोई व्यक्ति जितना काम कर रहा है अगर उसको हम उतना पारिश्रमिक ना दें तो ये सामाजिक रूप से अच्छा है। ये हमारा उत्तरदायित्व होता है ना एज ए मैनेजर। अगर हम मैनेजर हैं तो हमारा उत्तरदायित्व होता है ना कि जो व्यक्ति जितना काम कर रहा है उसको उतना दो, वरना तो हम संस्था के लिए तो बहुत अच्छा कर रहे हैं कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे रहे हैं। क्यों? अगर हम पैसा कम कर्मचारी में खर्च करेंगे तो संस्था को लाभ होगा, लेकिन एक सामाजिक रूप से, क्योंकि वो व्यक्ति जो है वो सामाजिक व्यक्ति है, उसको अगर हम कम पैसा देंगे तो ये सामाजिक उत्तरदायित्व हुआ, ये उसका हम पालन कर रहे हैं, ये तो हम गलत कर दे रहे हैं उसके साथ, है ना बात। और जैसे हमने आपको अभी बताया कि समता का अधिकार होने के लिए, तो समता का अधिकार क्या है?
अगर हम किसी को ऊपर नीचे इस तरह के ना समझें, एक जैसा समझें, तो ये भी तो समाज में एकता लाने का काम करेगा। ये भी तो हमारी सामाजिक उत्तरदायित्व कि हम समाज में एकता ले आए। ठीक है, तो प्रबंध का सिद्धांत हमारा जो है इस रूप से भी काम करता है कि लोगों में जो है एकता लाने की भावना में, लोगों को सही रकम दिलवाने के लिए, सही पारिश्रमिक दिलवाने के लिए इसके रूप में काम करता है। ठीक बात। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग। ठीक है, संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग भी जो है हमारा प्रबंध के सिद्धांत के प्रयोग करने से होता है। कैसे? तो देखिए, हमारा प्रबंध का सिद्धांत एक मार्गदर्शन का काम करता है, एक दिशा निर्देश दे देता है, चीज़ें समझा देता है बढ़िया से। अब आप जानिएगा कि अगर हम लोग का फ़ोन की बात कर लें तो हम यहाँ पे आपको फ़ोन से पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप अपने फ़ोन से क्या करते हैं? आप अपने फ़ोन से पढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे जो है ऐसे, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फ़ोन से बिगड़ भी रहे हैं। यानी फ़ोन दिया गया उनको पढ़ने के लिए, लेकिन वो बैठ के इंस्टाग्राम रील्स, तो यूट्यूब की वीडियोज़, तो इंटरटेनमेंट वाले चैनल्स, इन सब पे लगे पड़े हैं। और केवल बच्चे ही नहीं, बड़े बड़े तक, बड़े बड़े लोग भी बिगड़ रहे हैं। बात समझें। अब इसी संसाधन का, जो एक फ़ोन एक संसाधन है, इसका कितना अच्छा प्रयोग भी है, कितना खराब प्रयोग भी है। लेकिन क्या है, और देखेंगे इंटरटेनमेंट वाले लोगों, इंटरटेनमेंट वाले चैनल पे कितने सब्सक्राइबर्स, कितने फॉलोअर्स कितने होते हैं, और उसका शेयर भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन यही ज्ञान वाली चीज़ें जो होता है, एजुकेशनल चैनल होता है, उसके जो है लिमिटेड होता है। क्यों? क्योंकि इंटरटेनमेंट सबको चाहिए, लेकिन ज्ञान सबको नहीं चाहिए। बात क्लियर है? समझ रहे बात? तो यही हमारा है। तो हमारा संसाधन का प्रयोग करने के लिए हमें एक गाइडेंस चाहिए। जैसे आपके मम्मी पापा ने आपको फ़ोन देते समय बोला होगा कि बेटा इससे केवल पढ़ना है, पढ़ाई करने के लिए दे रहे हैं, मजा लेने के लिए नहीं दे रहे हैं, है ना बात? ये आपको बोला क्या होगा? तो यही चीज़ क्या है, तो एक सामान्य दिशा निर्देश आपको दिया गया कि इस जो है संसाधन से हमें पढ़ाई करना है और अपने आप को आगे बढ़ाना है। तो अच्छी बात है ना, बात क्लियर है? इसी तरह प्रबंध के सिद्धांत भी प्रबंधकों को एक दिशा निर्देश दिए कि काम किस प्रकार से करना है। अगर काम किस प्रकार से करना है, आपके पास जो संसाधन है उसको उपयोग किस प्रकार से करना है, ये दिशा निर्देश रहेगा, तो आप भी अपने संसाधन का सबसे बढ़िया प्रयोग करेंगे कि नहीं? अच्छा प्रयोग करेंगे। बात क्लियर है? तो ये हो गया हमारा। ठीक है, तो हमने टोटल जो है 7 इसके आवश्यक रूप से जो है आवश्यकता और महत्व देखा। ये प्रमुख रूप से सारे पॉइंट हो गए। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया। ठीक है, तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दें सबको समझ में आया। अब नेक्स्ट बात हमें क्या करना है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अगला सिद्धांत के ऊपर। हमने बोला था प्रबंध के सिद्धांत 2 लोगों ने दिया है, तो हम लोग सबसे पहला परंपरावादी सिद्धांत समझ लिए। प्रबंध का सिद्धांत जहाँ से जन्म लिया वो थे हेनरी फ्योल। ठीक है, हम लोग हेनरी फ्योल के बारे में अब जानेंगे कि उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, कैसे दिया। इसको जानने से पहले हम आपको बता दें कि हम लोग सिद्धांत जो है पढ़े थे कल कि सिद्धांतों का जन्म 2 तरीके से होता है, एक अवलोकन द्वारा होता है और दूसरा प्रयोग द्वारा होता है। बहुत बच्चे कमेंट करके पूछे थे कि सर अवलोकन क्या होता है ना बात? अवलोकन का मतलब हमने कल भी समझा था, आज भी समझा। अवलोकन मतलब देख करके, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था कल भी कि जब बिल्ली रास्ता काटती है और लोग उसको पार करते हैं तो कहते हैं अपशगुन हो गया। इसको कोई साइंस में प्रूफ किया गया है, साइंटिफिकली प्रूफ किया गया है? नहीं ना। तो जब प्रूफ नहीं है तो वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है। अगर तो ये कैसे सिद्धांत बने? ये अवलोकन द्वारा बने। यानी कोई व्यक्ति था, वो कई बार देखा कि बिल्ली रास्ता काटती है और उसको जब लोग पार करते हैं तो उसके साथ अपशगुन होता है तो उसने सिद्धांत बना दिया देख करके, अनुभव के जरिए, एक्सपीरियंस के जरिए जो सिद्धांत बनते हैं उसे अवलोकन द्वारा सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन। और प्रयोग वाला हम लोग प्रूफ करते हैं साइंटिफिकली। ठीक है, उस रिसर्च करते हैं, प्रूफ करते हैं, बताते हैं, दिखाते हैं लोगों की भाई ये चीज़ है, ये चीज़ हो रहा है। ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है? प्रयोग द्वारा सिद्धांत होता है। बात क्लियर है? तो यहाँ पर हेनरी फ्योल ने जो सिद्धांत दिया था वो कौन सा सिद्धांत दिया था? अवलोकन द्वारा। इन्हें भी काम करते करते बड़ा एक्सपीरियंस हुआ, बड़ा अनुभव हुआ और फिर इन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया। ठीक है, टोटल कितना इन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो इन्होंने टोटल 14 सिद्धांत प्रतिपादित किया जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसके जस्ट बाद। लेकिन उन सिद्धांतों को पढ़ने से पहले इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। भाई हेनरी फ्योल थे कौन, कैसे इन्होंने अपना ये सिद्धांत बनाया, कैसे इन्होंने इस चीज़ को लिखा। तो देखिए, सबसे पहले जानेंगे कि ये हेनरी फ्योल जो है इनका जन्म फ्रांस, ठीक है, फ्रांस में हुआ था। और कब? सन 1841। ठीक है, सन 1841 में हुआ था, पैदा हुए थे। क्लियर? उनकी औपचारिक शिक्षा इंजीनियरिंग में हुई। भाई हमने आपको पहले भी बताया कि कॉमर्स एक नया सब्जेक्ट है ना। कॉमर्स पहले से कोई सब्जेक्ट नहीं था, बहुत नया सब्जेक्ट। पहले केवल साइंस और आर्ट्स ही चलता था, बाद में, और कॉमर्स भी आर्ट्स के अंतर्गत पढ़ाया जाता था। ठीक है, बाद में धीरे 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 वाणिज्य वर्ग एक अलग से उभर के आया, जिसकी वजह से इसको जो है कॉमर्स एक अलग सब्जेक्ट बना दिया गया। बात क्लियर है? एक अलग शाखा बना दिया गया, वरना क्या था, ये आर्ट्स के अंतर्गत आता था। ठीक है, तो इसीलिए ये भी जो थे हमारे कौन, हेनरी फ्योल, ये भी क्या हुआ? और देखिए, जितना भी कॉमर्स के सैद्धांतिक चीज़ें हैं वो सारे लोग साइंटिस्ट जो थे, इंजीनियर जो थे, मैथमेटिशियन जो थे, यही लोग दिए हैं।
बात क्लियर है, जितने भी सैद्धांतिक नियम कानून है। तो इन्होंने भी जो है अपनी पढ़ाई किस में किया था, इंजीनियरिंग में किए थे, इंजीनियर थे, दे दिए मैनेजमेंट के सिद्धांत। ठीक है, कैसे दिए समझिए। तो इंजीनियर के रूप में इन्होंने पढ़ाई किया था, और पढ़ाई करने में औपचारिक शिक्षा मतलब समझ लेना कि एकदम बढ़िया से एकदम सही तरीके से शिक्षा लेता, घर पर बैठ के नहीं इंजीनियरिंग पढ़ा था, कॉलेज वाले स्कूल जाके पढ़ा था। ठीक, बात क्लियर है। फिर सन 1860 में उन्होंने फ्रांस की एक खान कंपनी, ठीक है, माइनिंग कंपनी जो होता है ना, खान होता है, उसमें जाते हैं, जैसे कोयला होता है और सोना होता है, इन सब के खान होता है, कोई मिनरल्स की खान होता है, जैसे कोई पेट्रोलियम का खान होता है, इस प्रकार से बहुत से खान होते हैं। ठीक है, जहाँ से धातुएं निकाले जाते हैं। तो इसी प्रकार का एक खान की कंपनी थी, ठीक है, माइनिंग कंपनी थी, उसमें इन्हें जॉब मिला। और किस पद पे जॉब मिला, तो कंपनी में कनिष्ठ अधिकारी के रूप में इन्होंने नौकरी की। कनिष्ठ अधिकारी का सेंस क्या होता है, याद रखिएगा, कनिष्ठ मतलब होता है छोटा। कनिष्ठ कौन होता है, छोटा। कानी उंगली को भी कनिष्ठिका का कहते हैं ना, तो कनिष्ठिका कहते हैं। तो यहाँ पर ये कनिष्ठ मतलब होता है छोटा। ठीक है, तो ये छोटा अधिकारी क्या होता है, तो याद रखिएगा, ये जो है ना लो लेवल के मैनेजर के रूप में वहाँ पे ज्वाइन किए थे। ठीक है, लो लेवल के मैनेजर के रूप में, यानी एक सुपरवाइजर के रूप में। तो इनका काम क्या होता होगा, इनका काम होता है कि वहाँ पे जो कर्मचारी थे उनको ये देखते थे, उनसे खान में काम करवाते थे, खान का खुदाई करवाते थे, ये उनका ग्राउंड पे काम था। ठीक है, एकदम कर्मचारियों के साथ कनेक्ट करके इनका काम था कि सभी कर्मचारी अच्छे तरीके से काम करें। जो सुपरवाइजर का काम होता है आगे डिटेल में आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम पढ़ाएंगे मैनेजमेंट का सारे फंक्शंस तो उसमें आपको ये समझ में आएगा। ठीक बात। तो ये नौकरी करते थे, और बाद में इन्होंने सन 1873 में जो है इसी कंपनी में वो प्रबंधक बन गए। भाई अच्छे व्यक्ति थे, दिमाग वाले व्यक्ति थे, लगातार इनके जो है पढ़ाई अच्छे थे, काम अच्छा था, बड़े पढ़े लिखे थे भाई, इंजीनियर थे, है ना। तो इनका काम अच्छा था, तो वहाँ के लोग खुश होकर इनका प्रमोशन कर दिया, ज्वाइन किए थे लोअर मैनेजर पे। ठीक है, लो लेवल मैनेजर पे 1860 में। लेकिन जब 1873 आया तो 13 साल बाद ये कौन सा मैनेजर बन गए, मिडिल लेवल मैनेजर बन गए। प्रबंधक जो है किस लेवल पे आता है, मिडिल लेवल पे आता है। 3 लेवल के मैनेजमेंट होते हैं ना, टॉप, मिडिल और लो, याद है ना। तो ये बाद में डेवलप हुआ, इनका जो है क्या है प्रमोशन हुआ, और ये क्या बन गए, ये बन गए आपके प्रबंधक। अब इनका काम जो है, इनके नीचे सुपरवाइजर हैं, अब ये सुपरवाइजर को मैनेज करते थे, सुपरवाइजर कर्मचारी को मैनेज करता था। ठीक है, अब इस प्रकार से इनका काम हो गया। फिर काम इन्होंने और अच्छा किया, लगातार ये भाई बहुत बुद्धिमान थे, बहुत समझदार थे, बहुत अच्छा काम करते थे, लगन वाले काम करने वाले व्यक्ति थे। तो फिर इन्होंने और बढ़िया काम किया, और काम करते करते फिर इन्हें सन 1888 ईस्वी में मुख्य अधिकारी, ठीक है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद पर ये पहुंच गए। मुख्य कार्यकारी अधिकारी को हम लोग क्या कहते हैं, सीईओ। ठीक है, बाद में ये क्या हुए, इसी कंपनी के सीईओ पद पे चले गए। और सीईओ कौन सा होता है, सीईओ टॉप लेवल का मैनेजर होता है। ठीक बात, शुरुआत से लो लेवल से किया था और टॉप तक पहुंच गए। इसीलिए काम पे टिके रहो, आपकी तरक्की होना ही होना है। ठीक है, भटकने वाले लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अगर एक जगह काम पे लगे रहते हैं, एक ही चीज़ के हिसाब से आप चलते हैं, एक ही के अनुसार चलते हैं, तो आपको 100% उसमें सफलता मिलेगा। इसलिए हम अपने चैनल पे भी सिद्धांत बोलते हैं कि हमारे चैनल पे अगर आप पढ़ने आएंगे तो हमसे ही पढ़िए फिर, और अगर आपको फिर कहीं और जाना है तो फिर हमारे पास बिल्कुल मत आइए। इसलिए नहीं क्योंकि हमको दिक्कत है, हमको चिढ़ है कि आप दूसरे से क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए क्योंकि आप भटकती आत्मा है, और भटकती आत्मा को शांति की जरूरत होता है, पढ़ाई की नहीं। बात समझे, आपको अगर पढ़ना है, आप हमारे चैनल पे आएंगे तो हमारे पे विश्वास करके पढ़िए, 100% आपको सफलता दिलाएंगे। ठीक है, आप दूसरे जगह जाते हैं, वहाँ पर जाके पढ़िए, वो भी 100% आपको सफलता दिलाएगा, लेकिन किसी एक इंसान के साथ पढ़िए। अगर आप इधर भी देखेंगे, उधर भी देखेंगे, इधर भी देखेंगे, तो आप जितना ज़्यादा देखेंगे उतना ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, और आपको फिर समझ में नहीं आएगा कि हम किसका फॉलो करें। इसलिए केवल एक इंसान के हिसाब से चलिए। ठीक है, एक टीचर के हिसाब से चलिए। भगवान में भी किसी एक भगवान का जो है पूजा पाठ करिए तो मन को ज़्यादा शांति मिलेगा। ज़्यादा लोग के पीछे पड़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आपके दिमाग में आने लगेगा कौन भगवान ज़्यादा ताकतवर है, कौन कमज़ोर है। ये तरह तरह के थॉट्स आते हैं मन में। ठीक है, इसीलिए किसी एक के हिसाब से ही काम करते रहना चाहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगा। क्लियर बात, समझ में आया। तो ये भी हमारे एक काम पे करते गए कहाँ तक चले गए, टॉप लेवल के। टॉप लेवल मैनेजर जानते क्या होता है, एकदम मालिक के बराबर होता है सीईओ, लगभग। तो उस लेवल तक ये चले गए थे काम करते करते। अब जो व्यक्ति इतना ज़्यादा काम किया है ग्राउंड से, भाई सुपरवाइजर ग्राउंड पे ही तो काम करते थे ना, एकदम कर्मचारी का डे टू डे वर्क देखते थे, वहाँ का काम किया व्यक्ति मालिक पद तक चला गया। तो सोचिए वो पूरा बिजनेस को एकदम बढ़िया से समझा होगा कि नहीं। उस बिजनेस में आने वाले और सब जगह मैनेजमेंट ही किया था, लो लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल में। तो उस मैनेजमेंट में उसको जितनी प्रॉब्लम हुआ होगा हेनरी फ्यूल को, वो सारे प्रॉब्लम को हेनरी फ्यूल ने एकदम भली बात ही समझा होगा, अच्छे तरीके से जाना होगा। तो इसीलिए देखिए इन्होंने आगे क्या किया कि इन्होंने प्रबंधक की समस्या का गूढ़ अध्ययन किया। गूढ़ अध्ययन का मतलब होता है डीप नॉलेज। ठीक है, गूढ़ का मतलब होता है डीप, बहुत ही डीप।
आप समझे। तो बहुत डीप नॉलेज इन्होंने उसका लिया, बहुत ही बढ़िया डीप लर्निंग किया, समझा कि भाई प्रबंधक के कौन कौन सी समस्याएं आती है, प्रबंधक उससे कैसे डील करता है, ठीक है। और यही समस्याओं को समझने के बाद, जानने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रबंध के सिद्धांत को दे दिया लोगों के सामने। और कैसे दिया, और 1916 में, ठीक है, 1916 में, क्योंकि ये फ्रांस के थे तो इनका भाषा फ्रेंच था, तो फ्रेंच भाषा में इन्होंने एक किताब लिखा जिसका नाम है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। देखिए वैसे तो ये इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, माइनिंग इंडस्ट्री था, ठीक है, लेकिन इन्होंने जो प्रबंध का सिद्धांत दिया उसका नाम है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। तो इनका जो प्रबंध का सिद्धांत है ये ऐसा मैनेजमेंट का सिद्धांत है जो सभी जगहों पे काम कर देगा, ठीक है। हर प्रकार के प्रबंधक उन समस्याओं से गुजरेगा। इन्होंने इस प्रकार से उसका अध्ययन किया था, इस प्रकार से इस किताब के अंदर उन्होंने लिखा था, और इसी किताब में इन्होंने 14 सिद्धांत दिया है। क्लियर बात। तो इन्होंने पुस्तक प्रकाशित किया और फिर उसके बाद सन 1925 में, ठीक है, इस पुस्तक के प्रकाशित करने के कुछ समय बाद इनकी मृत्यु हो गई। यानी इनका जन्म जिस उद्देश्य से हुआ था वो उस उद्देश्य इन्होंने पूरा कर दिया, है ना बात। हर व्यक्ति का जन्म किसी न किसी उद्देश्य होता है, इनका था कि भाई लोगों को प्रबंध का सिद्धांत देना, इन्होंने दे दिया और फिर इनकी मृत्यु हो गई। फिर क्या हुआ, इन्हें प्रबंधक के सिद्धांत के जनक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि पहली बार प्रबंध का सिद्धांत इन्होंने दिया ना, इससे पहले प्रबंध का सिद्धांत था ही नहीं कहीं, पहली बार दिया, ठीक है। तो इसलिए जनक के रूप में हो गए। और इन्होंने प्रबंध की सार्वभौमिकता पर अधिक बल दिया। सार्वभौमिकता मतलब हमने कल बताया था, सार्वभौमिक का मतलब यूनिवर्सल। इन्होंने ऐसा ही बताया कि यार प्रबंध जो है ना वो किसी एक इंडस्ट्री में काम होने वाली चीज़ नहीं, एक छोटा दुकान पे काम होने वाली चीज़ नहीं, एक जो है संस्था में काम होने वाली चीज़ नहीं। इन्होंने बोला कि प्रबंध जहाँ जहाँ है उन सब जगह इस सिद्धांतों का प्रयोग हो सकता है। प्रबंध सार्वभौमिक है, हर जगह प्रबंध की जरूरत है, कोई ऐसा जगह नहीं है कि आप वहाँ पे प्रबंध की जरूरत वहाँ पे ना पड़ती हो, ठीक है। तो इन्होंने उसकी सार्वभौमिकता पर बहुत जल्द बढ़ दिया कि ये हर जगह होता है, ठीक है। इसीलिए इन्हें जो है सार्वभौमवादी भी कहा जाता है, ठीक है। इन्हें जो है कौन सा बोला जाता है, इन्हें सार्वभौमवादी भी कहा जाता है। तो ये थे हेनरी फ्यूल। इस प्रकार से इन्होंने जो है प्रबंध को जो है जन्म दिया। क्लियर है, प्रबंध को जन्म दिया मतलब प्रबंध के सिद्धांत को जन्म दिया। सबको समझ में आया, क्लियर है, बढ़िया से एकदम अच्छे तरीके से फटाफट जो है कमेंट करके बता दें, एकदम बढ़िया समझ में आ गया। तो अब आगे हम लोग को जो है हेनरी फ्यूल के 14 सिद्धांत लाइन बाय लाइन कौन कौन सा थे ये समझना है, लेकिन ये भी हम लोग समझेंगे कब, कल की क्लास में, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में कल, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।